और बचे 5 में से कुछ को एग्जाइल करवा दिया जाता है और एग्जीक्यूट कर दिया जाता है। और अगले दिन उसी के फ्यूनरल में जाके उसकी विडो से लॉयल्टी का प्रॉमिस लिया और बेटी को हॉस्टेज बना रखा था। उसे ऑप्शन दिए गए थे कि या तो वो जेल में बैठकर सोल्जर्स द्वारा उसकी बीवी और बेटी का रेप होते हुए देख सकता है, या माहौल इतना सस्पेंसफुल और डरावना हो गया था कि लोग रोने लगे थे। समझ नहीं आ रहा था कि पार्टी मीटिंग चल रही है या स्क्विड गेम्स, जिनका मार्केट कैपिटल बहुत हाई है और इतना पैसा है कि वो पूरी सरकार को गिराने की पावर रखते हैं। ज़्यूस ने लोगों को फायर पावर नहीं दी थी, क्योंकि जब तक फायर की डिस्कवरी नहीं हुई थी तब तक लोग ठंड से तड़प रहे थे और वहां जाके डायरेक्टली उनके किचन में एंटर करता था और खाली फ्रिज को देखकर तुरंत उसे खाने से भरवा दिया जाता था। मैसेज क्लियर था कि सद्दाम की तलवार की छाया उन सबकी गर्दन पर है और जरूरी नहीं कि अगली बार भी वो इतने ही लकी होंगे। इसके बाद उन दोनों की लाशों को गाड़ी से बांध दिया जाता है और पूरे शहर में घुटाया जाता है। रियलिटी में एक बहुत बड़ा हैरम मेंटेन कर रखा था गद्दाफी ने, जहां पूरे लिबिया से सुंदर लड़कियों को लाया जाता था, जिनमें से काफी तो 13-14 साल की बच्चियां हुआ करती थी। उसके अलावा उसकी किस्मत बहुत खराब थी दोस्तों, कि उसका पाला पड़ा दुनिया के सबसे बड़े बुली से, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से। अब पावर पाने के बाद डिक्टेटर तो आप बन गए, बट इसके आगे का काम इससे भी मुश्किल है, क्योंकि पावर पाने में और उसको अपने पास मेंटेन करके रखने में बहुत अंतर होता है। अभी तक आप किसी की नजरों में नहीं थे, इसलिए आपका कोई दुश्मन भी नहीं था, लेकिन अब आप टॉप पर पहुंच चुके हैं, पावर के भी और लोगों की हिट लिस्ट के भी। सभी की नजरों में आ जाने के बाद आप सभी के टारगेट बन चुके हैं। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है वैभव चौहान और एक बार पावर हासिल करने के बाद उसे मेंटेन करने में मैं आपकी मदद कर सकता हूं, और इसमें आपकी और मेरी मदद करेंगे बेस्ट ऑफ द बेस्ट। पावर पाने के बाद आपको ऑपोजिशन से भी ज्यादा बड़ा खतरा है अपने ही टीम मेंबर्स से। ये वही लोग हैं जिन्होंने आपकी मदद करी है पावर ग्रैब करने में, क्योंकि पावर की लालसा सिर्फ आप ही को नहीं, आपके टीममेट्स को भी उतनी ही है। एंड एज वी ऑल नो, इट्स अ डॉग ईट डॉग वर्ल्ड। तो समझदारी इसी में है कि किसी और के अटैक करने से पहले आप उन्हें अटैक कर दें, जैसा कि हम देखते हैं क्यूबा के डिक्टेटर फिडेल कैस्ट्रो के केस में, जिसके पास टोटल 21 मिनिस्टर्स थे 1959 में। एक साल के अंदर अंदर लगभग 12 मिनिस्टर्स खुद से रिजाइन कर देते हैं, 4 को कैस्ट्रो खुद निकाल देता है और बचे 5 में से कुछ को एग्जाइल करवा दिया जाता है और एग्जीक्यूट कर दिया जाता है। और इनमें से सबसे स्पेशल केस था चे गुवेरा का, जिसकी पॉपुलैरिटी फिडेल कैस्ट्रो से भी ज्यादा थी। तो इसके साथ फिडेल कैस्ट्रो बहुत खास चाल चलता है, वो उसको रिवॉल्यूशन कंटिन्यू करने के लिए बोलीविया भेज देता है और बोलीविया आने के बाद में वहां पे जो भी सपोर्ट वो चे गुवेरा को भिजवा रहा था वो रोक दिया जाता है। ना चे गुवेरा के पास आर्म्स होते हैं, ना एम्यूनेशन होते हैं। तो ऐसे में चे गुवेरा वहां पे अकेला पड़ जाता है और थोड़े ही दिनों में सोल्जर्स द्वारा पकड़ा जाता है और उसका एग्जीक्यूशन हो जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें सद्दाम हुसैन की, तो वो पावर में आया ही अपने कजन को हटाकर था। वाइस प्रेसिडेंट की कुर्सी पर सद्दाम हुसैन लगभग 10 साल तक बैठा रहता है, जिस बीच उसने एक बहुत ही लॉयल सीक्रेट पुलिस का गठन किया और खूब सारे कॉन्टैक्ट्स बनाए। और फिर फाइनली सही टाइम आने पर सारे की प्लेयर्स को अपनी तरफ करने के बाद उसने प्रेसिडेंट को बहुत ही स्ट्रेटेजिकली हटा दिया। प्रेसिडेंट बनते ही सबसे पहले अपनी स्ट्रेंथ को शो करने के लिए उसने अपने ही बेस्ट फ्रेंड को मार दिया और अगले दिन उसी की फ्यूनरल में जाके उसकी विडो से लॉयल्टी का प्रॉमिस लिया। वो वाकई में अपने बेस्ट फ्रेंड से बहुत प्यार करता था, इसीलिए उसके लिए भी ये काम करना काफी मुश्किल था। बट ऐसा करके वो ये सब लोगों को ये मैसेज पहुंचाना चाहता था कि जो इंसान अपने ही बेस्ट फ्रेंड को मार सकता है, वो इंसान कुछ भी कर सकता, उसकी कोई कमजोरी नहीं हो सकती, वो कुछ भी अचीव कर सकता है। इसके अलावा गद्दाफी ने भी पावर ग्रैब करने के लिए कुछ ऐसा ही किया था अपने एक की सपोर्टर अब्दुल सलाम जलाउद के साथ। वो रिवॉल्यूशन के दौरान गद्दाफी का सेकंड इन कमांड था, जहां उसने काफी सारे इंपॉर्टेंट रोल निभाए थे और रिवॉल्यूशन के जस्ट बाद गद्दाफी रेजिम में उसको प्राइम मिनिस्टर का रोल निभाने के लिए दिया गया था। लेकिन धीरे धीरे गद्दाफी उसे साइडलाइन कर देता है। पीएम की पोस्ट के हटाने के कुछ टाइम बाद ही उसको झूठे चार्जेस में फंसा के हाउस अरेस्ट करवा दिया जाता है और वहां से लेकर गद्दाफी के रेजिम के एंड तक वो पूरे टाइम हाउस अरेस्ट में ही रहता है। एक बार अपने टीम मेंबर्स को सेट करने के बाद बारी आती है ऑपोजिशन की। ये वो लोग हैं जो आप ही की तरह पावर ग्रैब करना तो चाहते थे, लेकिन
इनके पास ना तो था वो विजन और ना ही थे गट्स, इसलिए ये कभी डिक्टेटर मटेरियल बन ही नहीं पाए और आपकी तरह कभी पावर ग्रैब कर ही नहीं पाए। पर अब आपको पावर में देखकर इनसे रहा नहीं जा रहा, तो ये सारी कोशिशें करते हैं आपको हटाने की। अब समझदारी इसी में है कि इससे पहले कि ये ऑपोजिशन वाले आपके लिए एक सरदर्द बने, इन्हें जड़ से खत्म कर दिया जाए। कुछ ऐसा ही किया था डिक्टेटरशिप के पोस्टर बॉय हिटलर ने। जर्मनी का चांसलर बनते ही इसने रातों रात रीचस्टैग पार्लियामेंट होम में आग लगवा दी थी और अगले दिन सभी न्यूज़पेपर की हेडलाइंस में अपनी प्री प्लान स्पीच को छपवा दिया, जिसमें इसने इस पूरे इंसिडेंट का दोषी कम्युनिस्ट को ठहराया। इस हाईली इमोशनल और अनस्टेबल पॉलिटिकल एनवायरनमेंट का फायदा उठाते हुए इसने रीचस्टैग फायर डिक्री साइन करवा ली प्रेसिडेंट से, जिसके अंतर्गत पूरे जर्मनी को पुलिस स्टेट में बदल दिया गया था। इसके बाद उसने सिर्फ 2 काम करे, अरेस्ट और असैसिनेशन। सबसे पहले अपनी ही कोएलिशन के मेंबर्स का, जिसके साथ मिलके इसने पार्टी बनाई और पावर में आया। फिर उसके बाद ऑपोजिशन वालों का और फिर मीडिया का, और इस सब के एंड में जो बचती है वो सिर्फ होती है नाजी पार्टी, जो कि पूरे जर्मनी के एब्सोल्यूट कंट्रोल में होती है। लेकिन सद्दाम ने जो किया वो पूरी हिस्ट्री में और कहीं भी देखने नहीं मिलता। बाथ पार्टी के सभी मेंबर्स को इनवाइट किया जाता है कांग्रेस अटेंड करने के लिए। वहां पर सद्दाम एंट्री लेता है अपने आइकॉनिक लुक में, फुली सूटेड बूटेड व्हाइल होल्डिंग अ क्यूबन सिगार। वहां आके वो कहता है कि मुझे पता चला है कि कुछ लोग मेरी लीडरशिप से खुश नहीं हैं। सभी ऑपोजिशन वाले ये सुन के काफी घबरा जाते हैं और इसी बीच एंट्री होती है बाथ पार्टी के एक सीनियर मेंबर की, MAH मशादी की। मशादी बाथ पार्टी में बहुत ही सीनियर मेंबर था, इस कारण से उसकी काफी इज्जत थी। लेकिन वो वहां पे आने के बाद स्टेज पर आते ही एक प्री प्लान स्पीच देने लग जाता है, जिसमें वो खुद ही कन्फेस करने लग जाता है कि वो इराकी लीडर सद्दाम हुसैन के अगेंस्ट कंस्पायर कर रहा है। एक्चुअली जिस वक्त वो ये स्पीच दे रहा था, उसकी बीवी और बेटी को हॉस्टेज बना रखा था। उसे ऑप्शन दिए गए थे कि या तो वो जेल में बैठकर सोल्जर्स द्वारा उसकी बीवी और बेटी का रेप होते हुए देख सकता है, या फिर सबके सामने जाके ये स्पीच दे सकता है जिसमें वो अपने आप को एक ट्रेटर डिक्लेयर करेगा। मशादी ने सेकंड ऑप्शन चुना और स्टेज पर जाके बाथ पार्टी के काफी सारे मेंबर्स का नाम पढ़ना शुरू कर दिया। उसने उन्हें अपना को कॉन्स्पिरेटर बताया और जैसे ही वो किसी का नाम लेता, बाहर से प्लेन क्लोथ्स में पुलिस आती और उन लोगों को अपने साथ उठा के बाहर ले जाती। माहौल इतना सस्पेंसफुल और डरावना हो गया था कि लोग रोने लगे थे। समझ नहीं आ रहा था कि पार्टी मीटिंग चल रही है या स्क्विड गेम्स। कुछ लोग तो बीच बीच में खड़े होकर सद्दाम हुसैन की जय जयकार के नारे लगाने लगे, जब तक सूरज चांद रहेगा सद्दाम तेरा नाम रहेगा। किसी को भी नहीं पता था कि अगला नंबर किसका लगने वाला है, और मीटिंग के बाहर बिल्कुल अलग ही सीन चल रहा था। जिन लोगों को बाहर ले जाया गया उनमें से 20 को तो जाते ही शूट कर दिया गया, और जो बचे हुए थे उनमें से काफियों को अपने ही साथियों को शूट करने के लिए कहा गया और बचे हुए को जेल में भेज दिया गया। इसके अलावा पूरी मीटिंग की वीडियोग्राफी करके पूरी दुनिया में भेजा गया, इस मैसेज को पहुंचाने के लिए कि देख लो जो भी इराकी लीडरशिप के खिलाफ खड़ा होता है उसका क्या हाल होता है। अब एक बार प्री एग्जिस्टिंग ऑपोजिशन को हटाने के बाद आपको इंश्योर करना होगा कि आगे भी कोई फ्यूचर में ऑपोजिशन खड़ी ना हो। इसके लिए आपको समझने होंगे डिक्टेटरशिप के कुछ इंपॉर्टेंट रूल, और ये जो रूल है ये डिक्टेटरशिप में ही नहीं डेमोक्रेसी में भी उतने ही एप्लीकेबल है, बस डेमोक्रेसी में इनकी इंटेंसिटी थोड़ी सी कम हो जाती है। रूल नंबर 1, नो वन रूल्स अलोन। कोई भी अकेला राज नहीं करता, हर किसी को सपोर्टर्स चाहिए होते हैं, फिर चाहे वो लुई 14 ही क्यों ना हो जिसने खुद ये डिक्लेयर कर दिया था कि आई एम द स्टेट। वो भी अपने मिनिस्टर्स पे बहुत ज्यादा निर्भर था। और सपोर्टर्स को आप डिवाइड कर सकते हैं 3 ग्रुप्स में, एसेंशियल्स, इन्फ्लुएंशियल्स और इंटरचेंजेबल्स। एसेंशियल्स वो लोग होंगे जिनके बिना आपका रूल एक दिन भी नहीं चल सकता। ये सारे की पोजीशन संभालेंगे आपकी सरकार में। इसमें या तो आते हैं ज्यादातर सीनियर पॉलिटिकल लीडर्स, या फिर आते हैं बिजनेसमैन जिनका मार्केट कैपिटल बहुत हाई है और इतना पैसा है कि वो पूरी सरकार को गिराने की पावर रखते हैं। फिर आते हैं इन्फ्लुएंशियल्स जो कि इंपॉर्टेंट है बट एसेंशियल नहीं, मतलब ये उतने इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपकी सरकार को तुरंत गिरा सके, बट अगर इन्हें काफी दिनों तक इग्नोर किया गया तो ये बड़ा सरदर्द बन सकते हैं।
इसमें आते हैं ज्यादातर बिजनेसमैन जो कि आपकी रूल में लॉ एंड ऑर्डर को बाईपास करके अच्छी खासी कमाई कर रहे हैं, और बदले में जब भी आप उन्हें कहते हैं तो इनकी तरफ से आपको पार्टी फंड में अच्छा खासा चंदा मिल जाता है। बिजनेसमैन के अलावा इसमें आते हैं अलग अलग लेबर यूनियंस के लीडर या फिर रीजनल पार्टी हेड्स। इसके बाद बचे इंटरचेंजेबल्स। ये है तो आप ही के सपोर्टर्स, बट इतने पावरफुल नहीं है कि आपकी रजीम पर कोई खतरा बने, इसलिए इनको रेगुलरली चेंज करते रहना चाहिए जिससे पहले कि ये इन्फ्लुएंशियल बन जाए। इसमें आते हैं रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज के मेंबर्स, जैसे कि पपेट सीएम्स या फिर गवर्नर्स, कुछ रीजनल बिजनेसमैन जो कि रीजनल पॉलिटिशियंस जैसे कि एमएलए एमपी के इलेक्शन कैंपेन में फंड देते रहते हैं। इसके अलावा आते हैं कुछ सिविल सर्वेंट्स या इवन जुडिशरी जो कि लॉ एंड ऑर्डर की बाईपासिंग में आपकी मदद करते हैं, और आते हैं कुछ सेलिब्रिटीज जो कि आपकी कैंपेनिंग करवाते हैं। रूल 2, कीप योर विनिंग कोएलिशन एज स्मॉल एज पॉसिबल। स्मॉलर कोएलिशन का मतलब है आपका बहुत कम लोगों पर रिलाय करना। इससे पावर का सेंट्रलाइजेशन होगा और ज्यादा से ज्यादा कंट्रोल होगा आप ही के हाथ में। इसको हम समझ सकते हैं किसी भी डेमोक्रेसी में कोएलिशन पार्टी द्वारा फॉर्म करी गई गवर्नमेंट से। अगर कोई एक पार्टी पूर्ण बहुमत लाके गवर्नमेंट बनाती है तो वो किसी पे भी डिपेंडेंट नहीं रहती, पर जितने ज्यादा कोएलिशन वाले मेंबर्स के साथ में कोई पार्टी पावर में आती है वो उतनी ही ज्यादा कोएलिशन वालों पर डिपेंडेंट हो जाती है। रूल नंबर 3, कीप द ग्रुप ऑफ इंटरचेंजेबल्स एज लार्ज एज पॉसिबल। इससे आपका जो सिलेक्शन पूल होगा वो बहुत बड़ा हो जाएगा। ऐसे में जब भी आप ऐसे किसी भी इन्फ्लुएंशियल या फिर एसेंशियल से परेशान हो जो कि प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, आप उसको जल्द से जल्द रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई बिजनेसमैन है जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल बनते जा रहा है और आपको इंट्यूशन हो रहा है कि कल को ये एक लायबिलिटी में बदल सकता है, तो ऐसे में अगर आपके पास बहुत बड़ा पूल होगा इंटरचेंजेबल्स का, दूसरे बिजनेसमैन का, तो आप तुरंत उसको रिप्लेस कर सकते हैं। इसके एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे आपने गवर्नमेंट का कोई टेंडर है, कोई बहुत बड़ा हाईवे, एक्सप्रेस या आर्म्स एंड एम्यूनिशन का टेंडर है, वो आपने किसी पर्टिकुलर बिजनेसमैन को दे रखा है जिसके कारण उसका जो बिजनेस है वो काफी अच्छा चल रहा है। अब ऐसे में अगर आपको लगता है कि ये बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंशियल हो रहा है, मेरी पार्टी के लोग इससे ज्यादा इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, मेरा कंट्रोल कम होता जा रहा है, तो आप ऐसे में वही गवर्नमेंट का टेंडर उसके बजाय किसी और बिजनेसमैन को दे सकते हैं जो कि आपके इंटरचेंजेबल्स के पूल में। इसके अलावा काफी बार देखा जाता है जब सीनियर पार्टी मेंबर्स लीडर के ऊपर हावी होने की कोशिश करते हैं, तो ऐसे में लीडर किसी नए प्लेयर को लाके उनकी की पोजीशंस पे बैठा देता है। जैसे कि रोनाल्ड रीगन की केस में भी देखा गया था, जो कि स्टार्टिंग में एक एक्टर थे, सेलिब्रिटी थे, लेकिन थोड़े ही दिनों में रिपब्लिकन पार्टी के साथ जुड़ने के बाद में वो प्रेसिडेंट की पोस्ट तक पहुंच गए। रूल 4, कंट्रोल द फ्लो ऑफ मनी। सबसे इफेक्टिव कैश फ्लो किसी भी डिक्टेटोरियल टेंडेंसी वाले लीडर के लिए वही है जिसमें ज्यादा से ज्यादा लोग गरीब हो और पैसे का रीडिस्ट्रीब्यूशन इस प्रकार हो रहा हो कि सरकार के की सपोर्टर्स के पास ही ज्यादातर पैसा जाए। तो 5% के पास अराउंड 50% होना चाहिए देश की कुल संपत्ति का। The poor must get poorer and the key supporters must become richer। कुछ ऐसा ही कैश फ्लो मैनेजमेंट कर रखा है इस वक्त रशिया में व्लादिमीर पुतिन ने, जिनके बारे में यह अनुमान तक लगाया जाता है कि करंटली दुनिया में वो सबसे अमीर आदमी है विद नेट वर्थ ऑफ मोर देन 200 बिलियन USD। रूल 5, पे योर की सपोर्टर्स जस्ट इनफ टू कीप देम लॉयल। पैसे का पूरा कंट्रोल आपके ही हाथ में होना चाहिए, क्योंकि आपके जितने भी सपोर्टर्स हैं उनको अगर मौका मिले तो उन्हें 2 मिनट नहीं लगेगी आपको कुर्सी से हटाकर खुद वहां बैठने में। तो ऐसे में उनको लॉयल रखने के लिए आपको कैश फ्लो कुछ इस प्रकार रखना होगा कि उनको रेगुलरली इतना ही शेयर रहे जितने में वो आपके प्रति लॉयल रहें, और उतना शेयर उनको कहीं और से ना मिल सके, और इतना भी शेयर उनको ना मिले कि वो आपसे ज्यादा पावरफुल हो जाए। रूल नंबर 6, डोंट टेक मनी आउट ऑफ योर सपोर्टर्स पॉकेट टू मेक पीपल्स लाइफ बेटर। अब यहां पर अंतर पता चल जाता है एक असली डिक्टेटर मटेरियल में और एक नाइव बंदे में। जो नाइव लोग होते हैं वो अक्सर ये सोचते हैं कि अगर मैं पावर में आ गया तो सबका भला कर दूंगा, ऐसी स्कीम लाऊंगा कि सारी गरीबी मिट जाए। बट ये भूल जाते हैं कि अगर वो लोग ऐसा करेंगे तो उन्हें वहां टिकने कौन देगा। अगर आप अपने फ्रेंड्स जिनकी की सपोर्ट से ही आप वहां पे जाके बैठे हैं, उनके हिस्से का पैसा
जनता के भले में लगाने लग जाएंगे तो वो लोग आपको वहां पे टिकने ही नहीं देंगे, और ऐसे में आपके फ्रेंड्स ही आपके दुश्मन बन जाएंगे। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल देखने मिलता है ग्रीक माइथोलॉजी में, जहां ज़्यूस ने लोगों को फायर पावर नहीं दी थी, क्योंकि जब तक फायर की डिस्कवरी नहीं हुई थी तब तक लोग ठंड से तड़प रहे थे, और ऐसे में राहत पाने के लिए लोग ज्यादा से ज्यादा पूजा करते थे ज़्यूस की, जिससे उसकी शक्तियां बढ़ती थी। लेकिन जब प्रोमेथेउस ने, जो कि छल कपट और आग का टाइटन था, हेफेस्टियस गॉड ऑफ फायर से आग चुरा के लोगों को गिफ्ट कर दी, तो उनकी जिंदगियां आसान बनाने के लिए ज़्यूस ने उसको इटर्निटी तक ईगल द्वारा नोच नोच कर खाए जाने की सजा दी। ये स्टोरी देखते ही समझ में आ जाता है कि ज़्यूस एकदम परफेक्ट डिक्टेट मटेरियल था। वो लोगों की जिंदगियां आसान बनाने के बजाय इस बात पर मेन फोकस रखता था कि कैसे खुद की पावर बढ़ाई जाए और कैसे लोगों को ज्यादा से ज्यादा खुद पर डिपेंडेंट रखा जाए। मनी इस पूरे इक्वेशन का सबसे इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है। ये सारे रूल्स के प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन के लिए आपको चाहिए खूब सारा पैसा। सब कुछ उसी के अराउंड रिवॉल्व करता है। तो ऐसे में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एक अच्छा सोर्स ऑफ इनकम जो कि पूरी तरह आपके कंट्रोल में, और इसमें आपकी मदद करेगी क्रिप्टोक्रेसी। यहां पर पैसा बनाने के दो तरीके हैं। ज्यादातर डिक्टेटरशिप में रिसोर्सेज को नेशनलाइज कर दिया जाता है ताकि उनसे आने वाली सारी रेवेन्यू को कंट्रोल करके सरकार के पास भेजा जा सके, जिसके ओवरऑल कंट्रोल में आप खुद बैठे हैं एज ए डिक्टेटर। बट डेमोक्रेसी के केस में थोड़ा अलग रास्ता अपनाया जाता है। यहाँ पर काफी बार नेशनलाइज रिसोर्सेज और गवर्नमेंट ओनरशिप को डाइल्यूट करके प्राइवेटाइज कर दिया जाता है, और ऐसे में वो सारे ऑयल एंड गैस रिजर्व्स, पोस्ट स्टेशंस, गवर्नमेंट ओन्ड कंपनीज, ये सभी प्राइवेट प्लेयर्स को दे दी जाती हैं, बेच दी जाती हैं। यहाँ पर स्पेसिफिकली कुछ चुनिंदा प्राइवेट प्लेयर्स को ही मैक्सिमम प्रॉपर्टी बेची जाती है। ये वही लोग हैं जो कि एसेंशियल्स और इन्फ्लुएंशियल्स की लिस्ट में आते हैं, और इनको ये सब बेच के पैसा इनडायरेक्टली डिक्टेटर या फिर कोई भी लीडर अपने ही पास चैनलाइज करवा लेता है। अब ये सब तो हुआ मैनेजमेंट, बट इन सबको स्मूथली चलाने के लिए अच्छी मैनेजमेंट के साथ साथ आपको एक कल्ट लाइक पर्सनैलिटी भी डेवलप करनी हो। ये करने के लिए आपको अपनी एक स्पेसिफिक इमेज बनानी होगी और कुछ भी करके उसको प्रोटेक्ट करना होगा, बिकॉज नथिंग, एब्सोल्युटली नथिंग इज मोर इंपॉर्टेंट देन योर इमेज। सद्दाम हुसैन ने भी अपनी ऐसी एक कल्ट लाइक पर्सनैलिटी बना रखी थी। वो रैंडमली किसी के भी घर में घुस जाता था और वहां जाके डायरेक्टली उनके किचन में एंटर करता था, और खाली फ्रिज को देखकर तुरंत उसे खाने से भरवा दिया जाता था। ये उसकी एक बहुत ही कॉमन ट्रिक थी अपने आप को एक मसीही की तरह प्रोजेक्ट करने की। इसके अलावा ईरान वॉर के दौरान जब उसके मिनिस्टर्स उससे खुश नहीं होते और वो इस नाराजगी को लेकर सद्दाम हुसैन के सामने जताते हैं, तो सद्दाम हुसैन उन सबको एक जगह असेंबल करवाता है। उन्हें बस में बैठवा कर पूरे शहर में काफी देर घुमाया जाता है। उसके बाद एक सुनसान जगह पर ले जाकर एक कमरे में काफी घंटों तक बंद रखा जाता है। ये सब होता देख सभी बहुत ही डर जाते हैं, और इसी बीच सद्दाम खुद वहां पे एंट्री लेता है और उनके खिलाफ जाने के अगेंस्ट वार्निंग देता है। इसके बाद जो होता है वो खुद मिनिस्टर्स ने भी कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। सद्दाम उनको एक दूसरे रूम में बैठाकर अच्छी दावत देता है और जाने से पहले कुछ पैसे देकर घर भेजता है। मैसेज क्लियर था कि सद्दाम की तलवार की छाया उन सबकी गर्दन पर है, और जरूरी नहीं कि अगली बार भी वो इतने ही लकी होंगे। इसके अलावा एक बार अपने सन इन लॉ द्वारा धोखा दिए जाने पर वो जो करता है वो देखकर पूरा देश दहल जाता है। असल में अपने बेटे को एज ए फेलियर देखने के बाद सद्दाम डिसाइड करता है कि वो अपने बड़े दामाद को अपना वारिस घोषित करेगा, पर इसकी खबर सुन के उसका बेटा उदय बहुत चिढ़ जाता है, और उदय पूरे इराक में अपने पागलपन और क्रूरल्टी के लिए फेमस था। उदय के डर से दोनों दामाद अपनी पूरी फैमिली को लेकर पड़ोस के मुल्क में भाग जाते हैं और वहां जाके CIA से हाथ मिला लेते हैं। जब ये बात सद्दाम को पता चलती है तो उसे बहुत बुरा लगता है, पर वो पूरी सिचुएशन को बहुत ही प्रोफेशनली हैंडल करता है। वो सबसे पहले अपने दामाद को एक कॉल लगाता है
और बहुत ही प्यार से उन्हें वापस आने के लिए कहता है, और इसके अलावा उन्हें वादा करता है कि अगर वो वापस आ जाएंगे तो वो उनको माफ कर देगा। और कन्विंसिंग पावर क्या रही होगी सद्दाम की कि वो दोनों वापस आ भी जाते हैं। पर इसके बाद जो होता है वो उन्होंने कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा था। उनके आते ही सद्दाम अपनी दोनों बेटियों को फोर्सफुली उन दोनों से डाइवोर्स करवाता है और अपने दोनों दामादों को उनके घर भेज देता है। घर पर इंतजार कर रहे होते हैं उदय और उसके आदमी, जो कि वहां उनको घर में घेर कर मार देते हैं। इसके बाद उन दोनों की लाशों को गाड़ी से बांध दिया जाता है और पूरे शहर में घुमाया जाता है। ये तो हुई सद्दाम की बात। पर अगर कैरिज्मा की बात करें तो गद्दाफी का कोई भी तोड़ नहीं है। गद्दाफी अपनी इमेज को लेके इतना सीरियस था कि उसने अपनी इमेज के हर एक एस्पेक्ट को बहुत ज्यादा टाइटली कंट्रोल कर रखा था। जैसे कि वो जब भी किसी ट्राइब के लोगों से मिलने जाता तो उन्हीं के कपड़े पहनकर जाता था। उसके अलावा वो होटल्स में रुकने के बजाय ट्रैवलिंग के दौरान टेंट में रुकना पसंद करता था। ये सब वो करता था लोगों के मन में उसके प्रति अपनेपन की एक इमेज बनाने के लिए। इसके अलावा वो अपने आप को हर वक्त अपनी स्पेशल फीमेल बॉडीगार्ड से घेर कर रखता था। इससे वो वुमेन एम्पावरमेंट का एक मैसेज देना चाहता था लोगों। फीमेल बॉडीगार्ड्स को रखकर वो ये दिखाना चाहता था कि वो फीमेल पावर में पूरा भरोसा करता है और उनको चार्ज देने से पीछे नहीं हटता। ये सब उसने लोगों के सामने एक कैरिज्मेटिक और पॉजिटिव इमेज बनाने के लिए किया था, पर असल में सच्चाई कुछ और थी। रियलिटी में एक बहुत बड़ा हैरम मेंटेन कर रखा था गद्दाफी ने, जहां पूरे लिबिया से सुंदर लड़कियों को लाया जाता था, जिनमें से काफी तो 13-14 साल की बच्चियां हुआ करती थी, और यहाँ पर उन्हें फीमेल बॉडीगार्ड्स के रूप में रखने के नाम पर सेक्सुअली एक्सप्लॉइट किया जाता। इसके अलावा अपनी इमेज को एक एक इंसान के दिमाग में परमानेंटली छापने के लिए उसने पूरे के पूरे एजुकेशन करिकुलम को ही बदल डाला। उसने हर स्कूल और कॉलेज में खुद के द्वारा लिखी गई एक ग्रीन बुक को कंपलसरी करवा दिया। उस ग्रीन बुक में अपने आप का भरपूर महिमा मंडल करवाने के बाद में उसने उसमें रैंडमली कुछ भी थॉट्स छपवा दिए थे। स्कूल में टेस्ट लिए जाते थे उस बुक के ऊपर। हर पब्लिक और प्राइवेट इवेंट पर उस बुक की रीडिंग को कंपलसरी करवा दिया गया था, और देश भर में जगह जगह बुक के कोट्स के बिलबोर्ड छपवा दिए गए थे। इसके अलावा पूरी हिस्ट्री और ज्योग्राफी तक को बदल दिया था। लिबिया के बाहर किसी भी और जगह की ज्योग्राफी को नहीं पढ़ाया जाता था स्कूल्स में। सभी फॉरेन लैंग्वेजेस को बैन करवा दिया गया था, और यहां तक कि मैट्रिक सिस्टम तक को हटवा दिया गया था। लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद भी जरूरी नहीं कि आपका रूल हमेशा चलेगा ही। जैसे कि देखा गया है हिस्ट्री में कि कैसे एंड हुआ सद्दाम हुसैन और गद्दाफी का। सद्दाम ने बहुत बड़ी गलती करी थी ईरान के साथ वॉर शुरू करके। जो वॉर उसने कुछ हफ्तों में खत्म करने की प्लानिंग करी थी वो सालों तक खिंच जाती है, और ऐसे में बहुत भारी स्ट्रेन पड़ता है उसके देश के रिसोर्सेस पे, और इसके बाद भी एंड में उसको हार का सामना करना पड़ता। उसके अलावा उसकी किस्मत बहुत खराब थी दोस्तों, कि उसका पाला पड़ा दुनिया के सबसे बड़े बुली से, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से। इसके अलावा गद्दाफी ने भी दुनिया भर में अलग अलग जगह पर हो रहे रिवॉल्यूशंस को फाइनेंस करना शुरू कर दिया था। पूरी दुनिया की गवर्नमेंट्स को अपना दुश्मन बना लिया था। इसके अलावा इसने एक ऐसी गलती कर दी जो पॉलिटिक्स और डिक्टेटरशिप की दुनिया में महापाप है। ही वेंट सॉफ्ट। टाइम के साथ साथ गद्दाफी का दिल नरम पड़ गया था, और उसने एक्चुअली लोगों की केयर करना शुरू कर दिया था। विद टाइम उसने लिबरल अप्रोच अपना ली, और यहीं से उसने अपना डेथ वारंट साइन कर दिया था। गद्दाफी ने अपने की सपोर्टर्स की तरफ जा रहे पैसों को लोगों में बांटना शुरू कर दिया, लोगों की भलाई में लगाना शुरू कर दिया, और ये करके उसने डिक्टेटरशिप का एक बहुत ही अहम रूल वायलेट कर दिया था। लोगों की डिमांड्स बढ़ती गई और उनके मुंह पर अब फ्रीडम लग चुकी थी। फाइनली जब रेबल्स उसके कैपिटल में भारी भीड़ लेके पहुंचते हैं तो उसके की सपोर्टर्स जैसे कि आर्मी के जनरल्स उसकी मदद करने के लिए आर्मी को भी नहीं भेजते। ऐसे में वो पकड़ा जाता है, और गुस्सैल भीड़ उसको पब्लिकली ले जाके उसका जुलूस निकालती है। उसे गाड़ी के बोनट पर बैठाकर मार मार के गली गली घुमाया गया, और इस तरह अंत हुआ उसके 40 साल के राजपाट का। सद्दाम और गद्दाफी दोनों ही एक सक्सेसफुल डिक्टेटर माने जाते हैं, लेकिन इसके बाद भी वो टाइम के साथ टिक नहीं पाए।
अगर आप जानना चाहते हैं कि रूल को परमानेंट कैसे करें और इसे अपने आगे कैसे पास ऑन करें, तो इंतज़ार कीजिए अगले चैप्टर का।